हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अभी लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उसमें हमने ये देखा था, स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया है उसमें सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हमने यहाँ पर स्टडी किया था और इसी के साथ साथ में हमने यहाँ पर डिफरेंट जो भी आपके माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसको भी यहाँ पर स्टडी किया था। फिर ये आपका चैप्टर 4 का पार्ट है। बेसिकली चैप्टर 4 में आपका एक पार्ट जो था उसमें आपने माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी किया है, नेक्स्ट पार्ट आपका जो था उसमें आपने एपिडेमियोलॉजी को स्टडी किया था। ठीक है, अब इसी के बाद चैप्टर 4 में कंटिन्यूटी में ही आपका ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्या होते हैं? जो भी आपके ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो, या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन आपके पास आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आपको पता है, वो पूरा सिस्टम जो कि आपका ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो कि आपका पूरा ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है वो सिस्टम आपका कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका नोज़। ठीक है, नोज़ से जो आप इनहेल करते हो। फिर आपका आता है साइनस, देन योर माउथ, थ्रोट, और थ्रोट को हम यहाँ पर फेरिंग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फेरिंग्स। और इसके साथ साथ में और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है एक तो वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को हम और क्या कह सकते हैं, वॉइस बॉक्स को आप लैरिंग्स भी कह सकते हो। ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स में डिफरेंस है। फेरिंग्स आपका थ्रोट है और वॉइस बॉक्स आपकी लैरिंग्स होती है। ठीक है, और वॉइस बॉक्स के अलावा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है आपकी विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप इन्वॉल्व होती है और आपके लंग्स, जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी होती है। और लंग्स में भी आपका फर्दर डिवाइडेड होता है, दैट इज़ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्योटाइटिस, और फिर उसके बाद में एल्वियोला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, विंड पाइप है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रैकिया भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट मीन्स नोज से अगर स्टार्ट होती है, नोज से आपने ब्रीदिंग किया, ब्रीथ करके पूरा वो लंग तक जाएगा, वहाँ पर आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, देन उसके बाद आप दूसरा जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो तो उसके अंदर ही सारे आपके जो भी ऑर्गन्स हैं ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन था आपका नोज, साइनस, माउथ, थ्रोट, देन आपकी वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड लंग्स। इन दोनों में ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, एक तो आपका अपर वाला, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड दूसरा है आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वाला जो सिस्टम, ये वाले जो आपके ऑर्गन्स आते हैं वो आपके आएंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ये वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपके किस में आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी में, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है आपका, सबसे पहला जो भी आपका रेस्पायरेशन में या फिर ब्रीदिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, रेस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारा मिलके क्या बना रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इन ऑर्गन्स में कहीं पे भी आपका कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो अल्टीमेटली किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, आपकी ब्रीदिंग को। ठीक है, जब ये चीज़ ब्रीदिंग को वो इफेक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि सारा इन्फेक्शन, अगर यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो सारा इन्फेक्शन क्या होगा, रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में आपका जो ये आपको बाहर से भी आप देख पा रहे हो नोज है, साइनस। साइनस क्या होती है, एक हॉलो बोन होती है, अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चर में कभी देखा हो तो यहाँ पर आपका ये नोज है। ठीक है, और नोज के बाद यहाँ पर एक हॉलो बोन होती है, उस बोन को क्या कहते हैं, हम साइनस कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका माउथ है और फिर थ्रोट है, और यहाँ पर आपकी वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी इन्फेक्शन अपर इन्फेक्शन में होता है या फिर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपका कोई इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके सिम्टम्स आपके पास क्या हो सकते हैं, जो भी आपने कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड हो सकती है, आपकी रनी नोज हो सकता है, रनी नोज के बाद में आपका सोर थ्रोट हो सकती है, इसमें ही आपकी रनी नोज के साथ साथ में स्नीजिंग भी हो सकती है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, एक्की मसल्स हो सकती हैं। एक्की मसल्स मीन्स आपकी मसल्स में पेन होना।
ठीक है। तो अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट मीन्स अगर यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन होती है तो वो इन्फेक्शन के सिम्टम्स आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, कॉमन कोल्ड, रनी नोज, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, एक्की मसल्स, ये सारी चीज़ें और भी ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन कॉज हुआ है या फिर वहाँ कोई भी आपके बैक्टीरिया या फिर वायरस ने आके अटैक किया है तो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। ये हमने देख लिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपके 2 क्लासेस हैं, अपर और लोअर। उसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक आपका इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर देखा जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आपकी नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की डिजीज़ है जो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला डिजीज़ आपका आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन में कहीं आपका बैक्टीरिया आया है, एक्सपोजर हुई है, उसके बाद ये आपको डिजीज़ हुई है, ठीक है। अब चिकन पॉक्स क्या होती है आपको पता है, पहले के टाइम पे ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि चिकन पॉक्स अगर किसी भी पेशेंट को या फिर पर्सन को हो रही है तो ऐसा कहा जाता है कि उस पर्सन को माता आ गई है, ठीक है। बट एक्चुअली ट्रेडिशनली ये बातें ठीक है, बट साइंस की बिहाफ पे अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। कंटेजियस सीवियर वायरल डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, आपका वायरस जो आया है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर आके उसने इन्फेक्शन कॉज की है और वो इन्फेक्शन आपका वायरल इन्फेक्शन है। दैट मीन्स जो भी आपके पास पैथोजन आया है वो पैथोजन क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो डिजीज कॉजिंग आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो पैथोजन जो भी आपका आया है वो पैथोजन यहाँ पर क्या है, वायरस है। जैसे पैथोजन आपका वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है, तो वैसे वो पैथोजन यहाँ पर आपका वायरस है, ठीक है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, दैट मीन्स आपका जो वायरस यहाँ पर आया है जिसने आपका चिकन पॉक्स को कॉज किया है, उसके वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, ठीक है। वेरिसेला वायरस भी बोल सकते हैं इसको। वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस आपका क्या कॉज करता है, आपका चिकन पॉक्स कॉज करता है। चिकन पॉक्स में बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड ब्लिस्टर लाइक रैशेज होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ठीक है। उसको स्क्रैच करने की बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आती है, वो बहुत ज़्यादा इची होते हैं। इची रेड ब्लिस्टर्स आपकी पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पर हो जाते हैं। ब्लिस्टर मीन बेसिकली वो एक रेड रेड स्पॉट आपकी बॉडी के ऊपर जो आपका इचिंग कॉज कर रहा है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इज समथिंग, जैसे यहाँ आपका एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। जब एक्सपोजर हो गया दैट मीन्स आपका वायरस जो है आपकी बॉडी में आ गया। अब एक्सपोजर होने के बाद जब तक आपको कोई भी सिम्टम आएंगे, ठीक है, एक्सपोजर होने के लेकर जब तक कोई सिम्टम आएगा उसके बीच का जो भी पीरियड है वो क्या है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड है। दैट मीन्स एक एग्जांपल से मैं बात करती हूँ, जैसे कोविड था, ठीक है। कोविड आपका अभी जो बीमारी आई थी उसमें क्या था, आपको कोई भी वायरस आया है, दैट मीन्स आपका कोविड का वायरस आया है सार्स कोवी, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। सार्स कोवी 2 इसका फुल फॉर्म होता है आपके पास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड CO इज कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो कोरोना कोविड-19 का आपका वायरस क्या है, सार्स कोवी 2 है, ठीक है। अब ये वायरस आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी में आने के बाद 7 से 15 दिन या फिर 7 से 14 दिन या फिर हम कह सकते हैं 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड था उसमें आपको पता चलता है कि आपको कोविड था या फिर नहीं था। दैट मीन्स क्या है, वायरस तो आपकी बॉडी में आ गया। अब वायरस क्या होते हैं आपको पता है, बाहर, जब तक वो बाहर रहता है तब तक आपका वायरस क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। जब वायरस आपकी बॉडी में आता है दैट मीन्स होस्ट की सेल में या फिर होस्ट की बॉडी में जब वायरस आता है तब वहाँ जाकर आपका वायरस क्या करता है, अलाइव होता है और उसके बाद वो वहाँ पर रेप्लिकेट करता है, ठीक है। रेप्लिकेट करता है मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं वायरस, आपके नंबर ऑफ वायरस बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए वायरस का या फिर वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कि आपका कोविड में था, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने से बेटर है कि उनको प्रिवेंट किया जाए। दैट मीन्स वो वायरस जो है आपकी बॉडी में आए ही ना, और अगर आ रहा है तो उसके लिए आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आएंगी, वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ होती है जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर अनक्योरेबल वो होती है, तो उसके लिए हम प्रिवेंशन को स्विच करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में आपकी क्या आती है, आपका वैक्सीनेशन आता है या फिर आपका इम्यूनाइजेशन आता है।
तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, आपका एक्सपोजर से लेके, मतलब जब आपका वायरस आपकी बॉडी में आया है उसके बाद से लेके आपको सिम्टम जब तक आए हैं, वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, हर वायरस का अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो चिकन पॉक्स के लिए होता है वो कितना होता है, 14 to 16 डेज तक का यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है, चिकन पॉक्स अगर आ गया 14-15 दिन के बाद में, अगर उसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड हुआ है, दैट मीन्स अब कोई सिम्टम आएगा, तो सबसे पहला सिम्टम उसका क्या आएगा, रैश आएगा। आपकी बॉडी पे क्या होंगे, रैशेज होंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये रैशेज लेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेजेंस मीन एक ऐसा मार्क वो वहाँ पर छोड़ जाता है जिसको थोड़ा सा कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो ट्रीट होगा। मतलब एक कह सकते हैं कि किसी इंजरी के बाद अगर कोई मार्क रह जाता है तो उसको हम लेजन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम यहाँ पर क्या आएंगे, रैशेज होंगे, और ये क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, ऐसे थोड़े पोगी आपको दिखाई देते हैं। तो वो क्या करेगा, आपका लेजन आपका वहाँ पर हो जाएगा, रैश जब आपका चला जाएगा तो उसके बाद, ठीक है। अब इसमें और सिम्टम्स की बात करें तो चिकन पॉक्स की और इससे ज़्यादा सिम्टम क्या हो सकते हैं या क्या देख सकते हैं हम, स्किन की बात करते हैं। स्किन के अंदर क्या होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे। ब्लिस्टर दैट मीन्स आपके रेड रेड जो भी मार्क थे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग आपकी कॉज हो रही थी वो, ठीक है। स्कैब, स्कैब मीन्स आपकी रिंकल्स होते हैं। स्कैब मीन्स रिंकल्स, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर रिंकल्स अपीयर होते हैं। अल्सर्स दैट मीन्स छाले कह सकते हैं हम उनको, और उसके साथ साथ में रेड स्पॉट्स भी आपकी बॉडी पे यहाँ पे विजिबल हो सकते हैं। अब ये तो स्किन की बात हो रही थी, इसके बाद पूरी बॉडी पे, होल बॉडी के ऊपर चिकन पॉक्स के वायरस का क्या असर पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है। फटीग फील मीन्स फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मतलब थकावट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फटीग फील होता है, फीवर होता है। फीवर आपको पता है फीवर क्या होती है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जब आपका बढ़ जाएगा तो फीवर कॉज हो जाएगी। और इसके साथ साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। एपेटाइट मीन्स जो आपको भूख लगती है तो उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है, भूख नहीं लगना। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगना। बॉडी के ऊपर आपके ये सिम्टम्स आ सकते हैं, फटीग फील होगा, टायर्डनेस होगा, फीवर होगा, या फिर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकती है, भूख नहीं लगेगी। और भूख नहीं लगेगी तो इसकी वजह से और क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी कॉज हो सकता है, और उसके साथ साथ में आपका वेट लॉस भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ऑल्सो हम ऐसे और भी सिम्टम्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट मीन्स नोजिया होगा और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है आपके चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब फिर क्या आता है, उसके अंदर हेडेक और इचिंग और ये सोर थ्रोट भी हो सकती है। इचिंग तो ऑब्वियसली होगा ही, एक मेजर सिम्टम है, क्योंकि आपके वहाँ पे जो स्पॉट्स हो रहे हैं, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, वो इचिंग यहाँ पर कॉज करते हैं, ठीक है। और सोर थ्रॉट कॉज करेगा, ठीक है। थ्रॉट में आपकी स्वेलिंग या फिर पेन यहाँ पर कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला तो आप ये देखिए कि कोई भी वायरल डिजीज होती है, ठीक है, कोई भी वायरल डिजीज या फिर जो भी डिजीज वायरस के थ्रू हुई है उसके अंदर क्या होगा, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा उसको प्रिफर करते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आज के टाइम पे जो अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी ने बर्थ लिया है तो उसको ऑलरेडी हम लोग धीरे धीरे जो भी उसका पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स होता है उस कोर्स में आपको चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट किया जाता है रेदर देन टू ट्रीट, ठीक है। बट इफ़ अगर चिकन पॉक्स हो जाती है तो ट्रीटमेंट क्या है, वायरल इन्फेक्शन मैंने आपको अभी बताया आपकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट करता है। बाहर तो वो डेड रहता है, बट जब आपकी बॉडी में जाके वो रेप्लिकेट करता है तो वो बहुत स्पीड से रेप्लिकेट करता है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो हम देते हैं सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन जो भी आपके सिम्टम्स यहाँ पर आ रहे हैं उस सिम्टम्स के बेस पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर चिकन पॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ, जिस भी वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें जो ट्रीटमेंट होता है यूजुअली सिम्टोमेटिक ही होता है। वैसे ही चिकन पॉक्स में भी आपका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा। सिम्टोमेटिक मीन्स जैसे आपका फीवर आया है तो क्या ले लिया आपने, एसिटोअमीनोफेन ले लिया, एसिटोअमीनोफेन। ये इतना बड़ा नाम नहीं है, इट इज़ जस्ट PCM, पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल का क्लिनिकल नेम है या फिर उसका जेनेरिक नेम कह सकते हैं। तो फीवर हुआ तो क्या ले लिया आपने, PCM ले लिया या फिर एसिटोअमीनोफेन ले लिया। अब जैसे फटीग है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, तो टायर्डनेस फील के लिए क्या करोगे, आप प्लेंटी ऑफ वाटर को ड्रिंक करोगे, एनर्जी ड्रिंक्स को लोगे, जो भी आपका ग्लूकोन डी वगैरह है, जिससे आपको एनर्जी वाला फील हो, ठीक है। और वैसे अगर डिहाइड्रेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक आपको करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला वाटर लेना है, दैट मीन्स नारियल पानी आपको पीना है, ग्लूकोन डी पीना है, ये सारी चीज़ें। और
ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, दैट मीन्स अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उस सिम्टम को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। जैसे अब ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो मे पॉसिबल आपको कफ या फिर सोर थ्रोट या फिर स्नीजिंग, इन सब का भी कॉज हो सकता है, सिम्टम हो सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिम्टम की यहाँ पर मेडिकेशन दी जाएगी, ठीक है। और जब सिम्टम की मेडिकेशन दी जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में करते हैं, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी आपकी बॉडी में जाके रेप्लिकेट होता है। उस वायरस को आप रोको, उससे बेटर ये है कि जो वायरस जो सिम्टम कॉज कर रहा है उस सिम्टम को हम यहाँ पर ट्रीट करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो डिजीज़ आती है वो है आपकी मिज़ेल्स। मिज़ेल्स क्या होती है, ये भी एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, मतलब बहुत जल्दी से यहाँ पर फैलता है। और बेसिकली ये क्या करता है, जब ये वायरस आता है आपकी बॉडी में तो बॉडी में नोज़ या फिर थ्रोट में जाके ये मेजरली रेप्लिकेट करता है। मैंने आपको कहा था वायरस क्या होता है, बाहर की तरफ तो वो डेड है, जब वो होस्ट सेल में जाएगा तब वो जाके वहाँ पर अलाइव होगा। तो होस्ट सेल आ गया मतलब ह्यूमन में आ गया, ह्यूमन में कोई भी चाइल्ड या फिर एडल्ट कोई भी हो सकता है, और चाइल्ड को ये जल्दी होता है, ठीक है, चाइल्ड और एडल्ट को हो गया। और अब क्या करेगा, इनकी नोज या फिर थ्रोट में वहां पर जाके रेप्लिकेट होगा और फिर आपका सिम्टम जो है वो कॉज करेगा, ठीक है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, रूबियोला वायरस। दैट मीन्स आपका मिज़ेल्स जो कॉज होती है वो किसके थ्रू कॉज होती है, कौन सा वायरस कॉज करता है, रूबियोला वायरस। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, रूबियोला वायरस, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने क्या बताया था, एक्सपोजर से लेकर सिम्टम तक आने तक का जो भी पीरियड है वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, 10 to 21 डेज यहाँ पर लग सकते हैं, मतलब इसके बीच का भी टाइम पीरियड हम 13 या 14 डे पे भी आपको क्या होता है यहाँ पर सिम्टम्स विजिबल हो सकते हैं। फिर इसी के बाद में इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसा कि मैंने अभी कहा था इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है, दैट मीन्स कोई भी सिम्टम जो आपके पास आएगा उस पर्टिकुलर सिम्टम को ही यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे ओटीसी ड्रग है तो वो क्या करेगी, फीवर को रिड्यूस करेगी। ओटीसी ड्रग कौन सी होती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओटीसी ड्रग मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स, दैट मीन्स जो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको फार्मासिस्ट के शॉप पर इजीली अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो वो ड्रग्स आपकी ओटीसी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। अब ओटीसी ड्रग में जैसे आपका पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल अगर आप लेने जाते हो तो एज सच आपको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए क्या है वो आपका ओटीसी ड्रग की कैटेगरी में आता है। अब क्या है, फीवर रिड्यूसर्स में आप क्या कर सकते हो, ओटीसी ड्रग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ में विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं सिम्टम्स में। जो भी सिम्टम आपके आ रहे हैं तो उसमें विटामिन ए का सप्लीमेंट अगर दिया जाएगा तो वो यहाँ पर हेल्पफुल होगा या फिर बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम में सबसे पहले आपका आएगा पेन। पेन सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगा, आपकी मसल्स में पेन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, फीवर होगा, फटीग होगा, एपेटाइट लॉस होगा। फटीग आई थिंक यहाँ पर क्लियर है आपको, क्या है, टायर्डनेस, ठीक है। नेजल के ऊपर मतलब जो भी आपका नोज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, रनी नोज होगी और स्नीजिंग यहाँ पर कॉज हो सकती है, जो कि एक बेसिक इन्फेक्शन के बाद आपको यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके बाद में कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आपका मिज़ेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है। इसके अंदर क्या होती है, आपकी आईज जो है वो पिंक होने लगती है, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, ड्राई कफ हो सकती है और उसी के साथ साथ में डायरिया भी हो सकते हैं। और भी आपकी सिम्टम्स, नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसे आपका वही डिहाइड्रेशन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। जब इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हो रही है तो डिहाइड्रेशन और वेट लॉस होना तो ऑब्वियस है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है मम्स डिजीज़ आती है। एक वैक्सीन की बात करते हैं, इसमें ऑब्वियसली इसको भी हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या देंगे, या तो वैक्सीनेशन दे सकते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैक्सीन कौन सी देते हैं, MMR वैक्सीन। यहाँ पर प्रिवेंशन में हम क्या दे सकते हैं, MMR वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। MMR वैक्सीन मीन्स मिज़ेल्स, मम्स, रूबेला, मतलब ये 3 रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन हैं, उन तीनों के लिए एक ही सिंगल वैक्सीन यहाँ पर दिया जा सकता है, दैट इज़ MMR वैक्सीन, ठीक है। और इसके अंदर भी वही होता है, ऑलमोस्ट चिकन पॉक्स की तरह ही होती है ये। इसके अंदर भी आपकी बॉडी के ऊपर रेड रैशेस अपीयर होते हैं जो कि इचिंग कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आती है मम्स। क्या है, इसको हम कॉजेटिव एजेंट जो है इसका
कॉजेटिव एजेंट मीन जर्मन मिज़ाइल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन है दैट मीन्स एक और बात आपको यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए कि ये ट्रीटेबल नहीं है, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट भी करेंगे तो कौन सा करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है। अब ये वायरल इन्फेक्शन क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। बेसिकली मम्स में क्या होता है, आपका ये फेस है, फेस का क्या होता है, आपका एक साइड यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, कोई भी एक साइड या फिर हो सकता है दोनों भी आपकी स्वेलिंग हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, ईयर के पास में, ये ईयर है, यहाँ पर आपकी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स में ही एक आपकी पैरोटिड ग्लैंड आती है और दूसरा सलेवरी ग्लैंड आती है। तो इनके ऊपर ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है, और इसके अंदर जब इन्फेक्शन होती है तो क्या करती है, ये वाला पार्ट आपकी बॉडी का या फिर आपके फेस का ये वाला पार्ट स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, पैरोटिड ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड के ऊपर ये एक्ट करता है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है, आपके ईयर के बिलो होती है, और सलेवरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, इन फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के सामने होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, एक तो ईयर के बिलो होती है और एक ईयर के सामने होती है, ईयर के सामने होती है, ठीक है। अब ये जो डिजीज है वो स्प्रेड कैसे हो सकती है, स्प्रेड थ्रू सलाइवा। स्प्रेडिंग की बात करें तो जो आपकी अभी तक आपने जितनी भी डिजीज देखी है, चिकन पॉक्स, मिज़ल्स, मम्स, ये सारी क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो आपके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपका स्प्रेड हो सकती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन, डायरेक्ट तो सबसे पहला कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हो जो इन सारी डिजीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले आपको बात करनी है तो मास्क लगाना है, आपका जो भी है डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है। तो एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट ये हो सकता है कि आप बात कर रहे हो, इन्फेक्टेड पर्सन आपसे बात कर रहा है, तो एनवायरनमेंट में या फिर एयर में उसका जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर आएगा, वायरस आएगा और वो आपकी बॉडी में भी इन्वेड हो सकता है, ठीक है। एक तो ये तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऐसे ये जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ऐसे स्प्रेड हो सकती है, और उसके बाद में सलाइवा के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है। सलाइवा वही चीज़ है, आप जब बात कर रहे हो तो जो भी आपका बात करते करते कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, तो उस टाइम पे आपका ये कॉज कर सकता है, जो भी आपका सलाइवा आया उस एनवायरनमेंट में उसकी वजह से ये डिजीज़ यहाँ पर कॉज हो सकती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट के थ्रू अगर कॉज हो सकती है दैट मीन्स आपने इन्फेक्टेड पर्सन का हैंकरचीफ यूज़ कर लिया, उसी के यूज्ड डेस्क को टच कर दिया, उसके सामान को टच कर दिया, ऐसे करके जैसे आपका कोविड में प्रिकॉशंस थे, सेम प्रिकॉशंस आपके सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ में यहाँ पर लेने जाने चाहिए, ठीक है। तो ये स्प्रेड होती है, ये भी आपका सलाइवा से स्प्रेड होती है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, तो इसके सिम्टम्स कुछ खास या पर्टिकुलर सिम्टम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते, बट इफ़ अगर कोई भी सिम्टम आता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्वेलन पेनफुल सलेवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे मैंने बात की थी, आपका सलेवरी ग्लैंड जो है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो अब स्वेलिंग अगर आएगी तो वो पेन भी यहाँ पर कॉज करेगा। पेन कॉज कर रहा है तो सलेवरी ग्लैंड्स क्या है, आपकी स्वेलिन है, मतलब उसके अंदर स्वेलिंग आ गई है और वो पेन भी आपकी यहाँ पर कॉज कर रही है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका फीवर, फटीग, एपेटाइट लॉस, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो रिकवरी होती है वो आपकी 2 वीक्स में होती है। दैट मीन्स अगर मम किसी पर्सन को हो गया है, मम्स किसी इंडिविजुअल पर्सन को अगर हुआ है तो जो भी उसका रिकवरी का टाइम पीरियड होगा वो मिनिमम 2 वीक होगा। और ऑलमोस्ट हर डिजीज़ में, हर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर हर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो भी रिकवरी टाइम होता है वो मिनिमम 2 वीक तो होगा ही, क्योंकि 2 वीक में आपको रेस्ट भी करना रहेगा, आपको अपना प्लेंटी ऑफ वाटर भी ड्रिंक करना है, मेडिकेशन भी चाहिए, तो 2 वीक तो आपका मिनिमम होता है रिकवरी के लिए, ठीक है। अब प्रिवेंशन में क्या होता है, इसकी MMR वैक्सीन ले सकते हैं। मैंने अभी बताया MMR वैक्सीन क्या होती है, मिज़ल्स, मम्स और रूबेला, मतलब ये तीनों डिजीज़ को यहाँ पे ये एक सिंगल वैक्सीन इन 3 डिजीज़ के अगेंस्ट में आपकी एंटीबॉडीज़ को आपकी बॉडी में लाएगा, ठीक है। मिज़ल्स हमने देख लिया, मिज़ल्स के लिए भी MMR वैक्सीन है। मम्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मम्स के लिए भी MMR वैक्सीन है, और एक रूबेला आपकी डिजीज़ हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी MMR वैक्सीन ही यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम में क्या हो सकता है, आपके एब्डोमेन में पेन हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकती है, नेक में पेन हो सकता है, और उसके साथ साथ में पेल्विस एरिया में भी यहाँ पर पेन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पर ये भी है कि आपकी जब इस पार्ट में स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर स्वेलिंग हो रहा है तो आपको स्वालो करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्वालो मीन्स अगर कोई भी चीज़ आप फूड इंटेक कर रहे हो या कुछ भी इंटेक कर रहे हो, दैट मीन्स निगलने में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम, बॉडी के ऊपर क्या क्या सिम्टम आएंगे, चिल्स, दैट मीन्स शिवरिंग यहाँ पर हो सकती है,
शिवरिंग मीन्स दैट मीन्स कांपना कुछ कह सकते हैं, ठीक है। चिल आप फील कर सकते हो, फीवर, फटीग, एपेटाइट लॉस, ये सारे सेम सिम्टम्स हैं जो कि आपके अदर रेस्पिरेटरी डिजीज में थे। ऑल्सो इसके साथ साथ में ड्राई माउथ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नेक की स्वेलिंग हो सकती है और इसी के साथ साथ में स्वॉलो करने में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, दैट इज रुबेला। इसके लिए कौन सा वैक्सीन हमने अभी डिस्कस किया था, MMR वैक्सीन, ठीक है। मिज़ल्स, मम्स एंड रुबेला तीनों डिजीज के लिए एक सिंगल वैक्सीन आपका यहाँ पे काम करता है। ये क्या है, ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन है, कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, जो कि सबसे पहले क्या कॉज करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रेड रैश, कैरेक्टराइज्ड बाय रेड रैश, ठीक है। मतलब आपको इस डिजीज में, रुबेला डिजीज में आपको रेड रैश देखने को मिल सकता है। आपने देखा था चिकन पॉक्स में भी आपको रेड रैश हो रहा था, मिज़ल्स में भी रेड रैश हो रही है। मम्स थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें आपकी सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग हो रही है। रुबेला क्या है, इसमें भी आपको यहाँ पे रैशेज अपीयर हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इन सारी डिजीज का आपके स्किन से एक डायरेक्ट कांटेक्ट है जिसके अंदर आपको रेड रैश अपीयर हो रहे हैं और वो रेड रैश क्या कॉज कर रहे हैं, आपका इचिंग भी यहाँ पर कॉज कर रहे हैं, ठीक है। रुबेला डिजीज को हम ऑल्सो 3-day मिज़ल्स भी बोल सकते हैं। मिज़ल्स में हमने क्या देखा था, उसके अंदर भी आपकी बॉडी के ऊपर रेड पैचेस या फिर रेड स्पॉट्स या फिर रेड रैशेज वहाँ पर आपके हो रहे थे, ठीक है। वैसे ही 3-day मिज़ल्स उसको कह सकते हैं या फिर इसको हम जर्मन मिज़ल्स भी बोल सकते हैं। जर्मन मिज़ल्स भी कह सकते हैं किसको, रुबेला को, ठीक है। अब रुबेला का जो पॉजिटिव एंजाइम होता है, दैट मीन जो वायरस है, वो उस वायरस का क्या नाम है, रुबेला वायरस। वायरस का नाम रुबेला वायरस है। जब हमने मिज़ल्स को पढ़ा था तो मिज़ल्स का जो वायरस था वो था रुबियोला वायरस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, दैट मीन्स एक्सपोजर से सिम्टम तक आने का जो भी टाइम है वो कितना है आपका, 2 to 3 वीक, दैट मीन्स 14 to 21 डेज यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में सिम्टम्स में आपकी क्या आ सकती है, माइल्ड फीवर यहाँ पर हो सकता है और हेडेक हो सकता है। यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ को प्रिवेंट करना ज़्यादा ईजी होता है रैदर देन उसको ट्रीट करना, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट नहीं है इसका, वैक्सीनेशन ही होती है। वैक्सीनेशन कौन सी होगी, MMR। रैश जो है आपकी बॉडी पे, इसमें सबसे पहले फेस के ऊपर आएगा, ठीक है। जो रुबेला डिजीज़ है उसमें जो रैशेज आपको अपीयर होते हैं वो सबसे पहले आपके फेस के ऊपर आते हैं, देन अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी की ट्रंक के ऊपर तक फैलते हैं। ट्रंक मीन्स आपकी बॉडी का जो भी अपर पार्ट है, दैट इज चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और बैक। ये जो आपकी बॉडी का पार्ट है उसको ट्रंक ऑफ द बॉडी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रुबेला में क्या होगा, आपका जो भी रेड रैश अपीयर होता है वो सबसे पहले आपके फेस के ऊपर अपीयर होगा, देन आपका इवेंचुअली वो आपकी पूरी बॉडी पे जाएगा, दैट इज ट्रंक पे जाएगा। ट्रंक मीन्स आपकी बॉडी का चेस्ट, एब्डोमिन, पेल्विस और बैक एरिया। अब इसका जो भी रैशेज होते हैं ये क्या होते हैं, 3 डेज तक रहते हैं। दैट मीन्स ये मिज़ल्स के कंपैरेटिव थोड़े से कम टाइम तक रहते हैं और उसके साथ साथ में जो इनका कलर होता है वो भी लाइटर होता है कंपैरेटिवली टू मिज़ल्स। जैसे मिज़ल्स में अगर आपका शार्प रेड कलर का आ रहा है तो ये हल्का सा कलर में उससे कम होगा, ठीक है। ऐसे ही डायग्नोस किया जाता है कि ये रुबेला है या फिर आपका मिज़ल्स है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो डिजीज़ आती है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ है ऑब्वियसली कुछ वायरस से होती है और क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का आपका डिजीज़ होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने देखा था कि एक तो अपर आपके ट्रैक्ट की कोई भी ऑर्गन का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर लोअर का, दैट इज नोज, साइनस, माउथ या फिर ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सब का। क्लियर। तो इन्फ्लुएंजा में सबसे पहला आपके पास आता है एवियन फ्लू। एवियन फ्लू क्या है, दिस इज बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक्चुअली होती है बर्ड्स को। क्लियर। इसीलिए हम इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। होता क्या है, ये बर्ड्स को, हेंस को ऐसे करके होती है और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो इन्फेक्टेड बर्ड को इनटेक कर लेते हैं तो वो जो डिजीज़ होती है पर्टिकुलरली वो आपकी बर्ड से पर्सन के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है और उसके बाद फिर वो पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी फैलती है, दैट इज़ हाईली कंटेजियस होती है। क्लियर। अब इस डिजीज़ का एक कॉजेटिव एजेंट होता है, दैट इज़ कौन से वायरस से या फिर कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया से कॉज हो रही है, उसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा।
ठीक है, ये इसका वायरस या फिर कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से आपका एवियन फ्लू होता है। और एवियन फ्लू क्या होता है? एवियन फ्लू एक बर्ड फ्लू होता है। बेसिकली ये होता है बर्ड्स में या फिर किसी भी एनिमल में, बर्ड में होता है, और जब आप इस इन्फेक्टेड बर्ड को इनटेक कर लेते हो तब। क्लियर? अब इसके बाद में ये स्प्रेड कैसे होगी? पहले तो ये बर्ड से ह्यूमन के अंदर आ गई, क्लियर, फिर उसके बाद में ये ह्यूमन से पर्सन टू पर्सन बहुत जल्दी फैलती है। तो बेसिकली ये स्प्रेड कैसे हो रही है? जब आप सिक बर्ड के कांटेक्ट में आ जाते हो तब, या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपने इन्फेक्टेड बर्ड है उसको इनटेक कर लिया हो। क्लियर? अब इस डिजीज में पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स जो है वो जो कि है आपके 2 to 8 डेज में आते हैं। मतलब सिम्टम्स 2 to 8 डेज में आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है? 2 to 8 डेज क्या है? इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है। हमने डिस्कस किया है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है। जो एक्सपोजर से, दैट मीन्स वायरस का जब एक्सपोजर हो रहा है उसके बाद सिम्टम्स तक आने के लिए जितना भी पीरियड चाहिए वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात हो रही है तो उन सब में ऑलमोस्ट आपका जो भी सिम्टम आएगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्लियर? अब रेस्पिरेटरी है तो इसका सिम्टम क्या आएगा? कफ होगी, फीवर होगी, सोर थ्रोट हो सकती है, और आपका मसल पेन या फिर मसल एक भी हो सकता है। और इसी के साथ अगर हम सीवियर की बात करें, सीवियर में अगर ये डिजीज सीवियर हो जाती है तो उस केस में आपके जो सिम्टम आएंगे उसमें आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और उसके साथ साथ में हेडेक भी होगा। क्लियर? और बेसिकली हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आप इसमें एंटीवायरल ड्रग्स को दे सकते हो, और इसके साथ साथ में जो भी आपकी सिम्टोमेटिक ड्रग्स को भी दे सकते हो। दैट मीन जो भी आपको सिम्टम आ रहा है उस पर्टिकुलर सिम्टम का आप ड्रग वहाँ पर दे सकते हो। जैसे फीवर है तो आपने यहाँ पर दे दी एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ड्रग कौन सी होती है? विच लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करेगी। फीवर में क्या होता है? आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करेगी? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगी। क्लियर? वैसे ही आपका अगर पेन है तो आप क्या कर दोगे? एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर पेन किलर्स दे दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं H1N1। H1N1 भी क्या है? एक इन्फ्लुएंजा है और एक इन्फ्लुएंजा का ही टाइप है। आपने देखा है जैसे अभी आपका कोविड चल रहा है, कोविड आपका पैंडेमिक था, तो आज से बिल्कुल 100 साल पहले, दैट इज 1919 में भी एक पैंडेमिक आई थी। हमने ड्यूरिंग द कोविड जो भी हमारा पीक था, हमने वहाँ पे स्टडी भी किया था कि 100 साल पहले भी आपका एक कोविड आया था। अब 100 साल पहले कोविड था, दैट मीन्स एक पैंडेमिक था, वो कौन सा था? स्वाइन फ्लू, राइट? अब स्वाइन फ्लू कहाँ से आया था? ये बेसिकली पिग में हुआ था ये इन्फेक्शन, या फिर सबसे पहले ये पिग में इन्फेक्शन हुआ, देन उसके बाद में ये ह्यूमंस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है? तो अभी इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है इस इन्फ्लुएंजा वायरस का? ऑब्वियसली जो भी आपका वायरस है, दैट मीन्स इन्फ्लुएंजा, उसका H1N1 स्ट्रेन्स होते हैं वायरस में अलग अलग, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से H1N1 स्ट्रेन से आपको H1N1 इन्फ्लुएंजा होने का चांसेस हो सकता है, या फिर स्वाइन फ्लू होने का चांस हो सकता है। क्लियर? तो स्वाइन फ्लू बेसिकली किसकी वजह से हुआ था? स्वाइन फ्लू जो आपका पैंडेमिक आया था 1919 में, वो थी आपकी H1N1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा की वजह से हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। सिम्टम में भी इसके सेम रहते हैं, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, चिल्स और वीकनेस। क्लियर है? और ट्रीटमेंट में सेम चीज़ जाएगी, आपकी एंटीवायरल ड्रग जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है पेशेंट में तो IV फ्लूइड जा सकता है, और उसके साथ साथ में पेन रिलीव्स एंड ऑब्वियसली रेस्ट इन सारी डिजीजेज में आपका बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि रेस्ट आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्स की। सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर है? सार्स हमने ये भी सुना है कि जो भी आपका कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो भी वायरस है या फिर कॉजेटिव एंजाइम है, वो हम पढ़ते हैं, ऐसा हमने किसी भी आर्टिकल में या पब्लिश में पढ़ा होगा पब्लिकेशंस में, कि जो भी आपका वायरस है, कोरोना वायरस जिस वजह से फैल रहा है, उसका क्या नाम है? SARS-CoV-2, यही नाम है। क्लियर? तो अब उसमें जो सार्स है, हम उसी सार्स की यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। जो आपका पहले तो ये देखो कि कोविड के अंदर जो भी वायरस आपका इन्वॉल्व था, या फिर जो पर्टिकुलर वायरस आपका कोविड-19 फैला रहा था, उसका नाम था SARS-CoV-2। क्लियर है? अभी SARS-CoV-2 क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO इज कोरोना, V इज वायरस, और ये 2 उसका नाम दिया है 1-2 करके। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इस सार्स की बात कर रहे हैं।
सार्स क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट मीन्स सीवियर है बहुत ज़्यादा, और एक्यूट मीन्स थोड़े कुछ टाइम पीरियड के लिए। आपकी डिजीज़ होती है दो टाइप्स की, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। एक्यूट होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए जो कि आपका दोबारा वो ठीक हो सकती है, बट क्रोनिक डिजीज़ जो होती है अगर वो एक बार आपको लग जाती है तो वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम चलती है। क्लियर? तो ये वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि थोड़ा सीवियर होता है बट कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद में वो क्योरेबल होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि किसकी वजह से कॉज हुई है? कोरोना वायरस। अब आप कहोगे कि ये कोरोना वायरस वही कोविड-19 वाला है? नहीं, कोविड-19 वाला ये वायरस नहीं है, इट जस्ट कि ये वायरस सार्स है, और सार्स वायरस को ही हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो इस वाला जो अभी आपका कोविड-19 आया है, इसीलिए उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से हुआ है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। अब इसके साथ साथ में क्या है, ये आपकी एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ मीन्स आपका एयर में इसका जो भी पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो रह जाता है और उसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फ्लुएंजा या फिर ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अब आपने कोविड में जितना भी देखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। अब एयरबॉर्न डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं या फिर एयरबॉर्न वायरस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया, उसने या फिर कफिंग की है, स्नीजिंग की है, ऐसा कुछ भी हुआ है और उस पर्टिकुलर एरिया में ऑब्वियसली उस इन्फेक्टेड पर्सन की क्या है? ड्रॉपलेट्स है। क्लियर है? अब आप वहीं पर हो, आप दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो 6 मीटर जो भी हमने कोविड के टाइम पे स्टडी किया है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली एक हेल्दी पर्सन भी, दैट इज़ यू, अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो भी आप उस पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये एयरबॉर्न वायरस है, ये एयर में रह जाता है अगर वहाँ पर आ गया है तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। क्लियर है? अब बेसिकली सार्स कब आया था? आपका 2002 में ऑब्जर्व किया गया था चाइना में। ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं था, बस 2004 तक ही इसको ऑब्जर्व किया था, फिर 2004 के बाद में इसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। फिर इसके बाद में आती है कि स्प्रेड कैसे होती है। स्प्रेड ऑब्वियसली वही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद म्यूकस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद म्यूकस मीन्स कि वही जो मैंने अभी कहा कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने आपसे बात की, इवन बात भी कर रहा है तो भी उसमें आपकी एयर में, एनवायरनमेंट में आपका ड्रॉपलेट्स आता है, आप उसने कफिंग की है, स्नीजिंग की है, ये सारी चीज़ें आई हैं, और अगर आप वहीं पर ही हो तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, तो इसलिए एक हेल्दी पर्सन यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकता है। क्लियर है? अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम इसके सेम रहते हैं जैसे कि आपके कोविड में थे, दैट इज़ कोरोना वायरस में थे। फीवर है, ड्राई कफ है, हेडेक है और मसल एक्स वगैरह है, या फिर आप और भी लिख सकते हो जैसे फटीग। फटीग हमने स्टडी किया है, फटीग क्या होती है? टायर्डनेस ऑफ द बॉडी। और सेम चीज़ अगर सीवियर हो जाती है, अगर यही चीज़ सीवियर हो जाती है तो क्या होगी? आपकी ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस दैट इज सांस नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी कोविड में देखा था। क्लियर है? वैसे ही अब आपका नेक्स्ट वायरस आता है मर्स। जैसे सार्स था SARS, वैसे ही है MERS। अब ये MERS का नाम ऐसा दिया गया है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में इसको फाइंड किया था, एंड दैट इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब जो भी एक पार्ट था मिडिल ईस्ट में इस डिजीज को बहुत ज़्यादा देखा गया था। अब ये भी कंटेजियस होती है, वही कोविड की तरह ये भी बहुत जल्दी फैलती है और इवन कुछ कुछ केस में फैटल भी हो सकती है। जैसे आपका कोरोना वायरस फैटल था। फैटल मीन्स विच कॉजेज डेथ ऑफ द पेशेंट। क्लियर है? तो कंटेजियस है मतलब बहुत जल्दी फैल भी सकती है, और फैटल है दैट मीन्स कि अगर सीवियर हो जाती है, क्योरेबल नहीं होती है, तो इट मे कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट। क्लियर? अब रेस्पिरेटरी इलनेस ऑब्वियसली ये हम बात कर ही रहे हैं। इसका कॉजेटिव एंजाइम क्या होता है? मार्स-CoV, दैट इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। क्लियर है? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जो भी कोरोना वायरस है और ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम इसमें सेम रहेगा, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और अगर ऑल्सो ये भी हो जाते हैं कि अगर सीवियर, इसके साथ साथ में भी किसी किसी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं आपके सिम्टम्स, तो ऑल्सो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिम्टम्स में। क्लियर है? अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। क्लियर है? रेस्ट के साथ साथ में फ्लूइड्स इंटेक करना है, दैट मीन्स आपको ज़्यादा हैवी फूड इंटेक नहीं करना होता है इस डिजीज़ में। फ्लूइड इंटेक करो, दैट इज़ आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा तो आपको एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्लियर है? रेस्ट करना है, फ्लूइड करनी है, और OTC ड्रग्स दे सकते हो। OTC ड्रग किस केस में दोगे? जब भी आपका कोई सिम्टोमेटिक
जो भी बेसिकली सिम्टोमेटिक जो आपकी डिजीज़ या फिर सिम्टम आपको दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप यहाँ पर ड्रग को दे सकते हो। क्लियर। बहुत सारे केस में कोविड की तरह इसमें भी ऐसा होता है कि पेशेंट या तो सिम्टोमेटिक होता है या फिर एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। दैट मीन्स या तो पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ भी सकते हैं और एसिम्टोमेटिक के केस में ज़रूरी नहीं है कि आएंगे ही, नहीं भी आ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक हो जाती है, तो उस केस में ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फिर आपका कोविड-19। कोविड-19 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे हम अभी भी गो थ्रू कर रहे हैं। अब इसका जो वायरस है वो क्या है, SARS-CoV-2। आप किसी भी आर्टिकल में या फिर कहीं पे भी स्टडी करोगे कि कोविड-19 के लिए स्प्रेड आपकी किस वायरस ने किया है, किस पर्टिकुलर वायरस ने किया है, तो वहाँ पर ये लिखा आता है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 का क्या मतलब है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और COV कोरोना वायरस। ठीक है। और ये 2 इसका नाम दिया हुआ है क्योंकि एक बार पहले भी कोरोना आया हुआ है, वो भी आप क्या स्टडी किया था अभी आपने लास्ट स्लाइड में, जो कि सार्स के नाम से था, है ना। ये भी आपका कोरोना वायरस है एक। तो ये सेकंड कोरोना है आपका, और ये कब आया है, ऑब्वियसली आपका 2019 में, इसीलिए इसका नाम क्या है 19। क्लियर। और कोविड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, SARS-CoV-2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोविड अगर किसी भी पेशेंट को होता है तो कोविड आपका माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है। हुआ था ऑब्वियसली, ये चीज़ें तो हमने खुद से देखी है। माइल्ड टू मॉडरेट मीन्स कि वो कंडीशन जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर पे ही आपका जो भी है ट्रीटमेंट हो जाता है। और वो ट्रीटमेंट कैसे होता है, आप क्या करते हो उसमें, अपने आप को आइसोलेट करते हैं हम या फिर क्वारंटीन करते हैं, है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको मान लो फीवर है तो आपने पैरासीटामोल ले ली, PCM 650 हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ले रहे थे, इवन अभी भी चल रहा है कोविड, तो है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम्स के बेस पे आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और इसी के साथ साथ में एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है। एंटीवायरल ड्रग्स दी जा रही है मतलब कि जो भी आपकी बॉडी में वायरल है, वायरस है, उसके अगेंस्ट में जाके एंटीवायरल ड्रग्स काम करती हैं। क्लियर। तो माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर, और इवन सीवियर के बाद में भी यहाँ पर पेशेंट्स की डेथ भी हो रही थी, राइट। इसके सिम्टम्स हमने देखे हैं, टायर्डनेस है, दैट इज फटीग। नेक्स्ट आपकी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, याद है ना कि खुशबू नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, ये सिम्टम्स हैं आपके कोविड के। और वैसे ही फीवर है, कफ है, और इसके साथ में अगर सीवियर हो जाता है तो सीवियर के केस में पेशेंट को दिखती है बोल नहीं पाता है, वो बोलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ साथ में चेस्ट पेन होता है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। मतलब अगर पेशेंट की कंडीशन माइल्ड टू मॉडरेट है, इवन अगर माइल्ड है तो भी वो घर पे ट्रीट हो सकता है, दैट इज 6 to 7 डेज। तो सबसे पहला आपका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड लगेगा, राइट। 6 to 7 डेज के बाद जब आपको पता चलेगा, थोड़े से आपको सिम्टम आएंगे कफ का, फीवर का, बॉडी पेन का, तो उस टाइम पे, अब वो टाइम ही पीक था तो उस टाइम पे हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी क्योर करना चाह रहे थे। उसके लिए हमने जो भी मेडिकेशन थी, पर्टिकुलर आपका सिम्टम आ रहा था, उसकी आपने मेडिकेशन ली और आप घर पे ही आइसोलेट होकर ट्रीट हो गए। क्लियर। अब ऐसे ही वो मॉडरेट हो गया था, मॉडरेट में थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, मेडिकेशन लेना पड़ा, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ा। इसी के साथ साथ में जब वो और ज़्यादा सीवियर हो गया, दैट मीन्स आपके लंग्स में वो और ज़्यादा फैल गया, तो क्या हुआ, वो पेशेंट की जो भी कंडीशन है वो सीवियर हो गई, और उसी के साथ साथ में वहाँ पर कोविड की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो गई थी। क्लियर है। अभी हमने इन्फ्लुएंजा को स्टडी किया था, इसके बाद आपके पास आती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होती है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है, आपका नेज़ल से लेकर नेज़ल, साइनस, पूरा जाकर वो थ्रोट तक जो भी आपके ऑर्गन्स यहाँ पर आ रहे थे वो सारे आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वहाँ का इन्फेक्शन है, और ये जो इन्फेक्शन है वो किसका इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का। अभी तक हम देख रहे थे जितने भी आपके इन्फेक्शंस थे वो कौन से थे, वायरल इन्फेक्शन थे। ये वाला इन्फेक्शन आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब जो भी बैक्टीरिया इसको कॉज कर रहा है उसका नाम क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है। सी डिप्थेरी भी इसको आप लोग लिख सकते हो अगर ये लर्न नहीं होता है तो। ठीक है। सिम्टम में डिप्थीरिया के अंदर क्या आता है, बेसिकली डिप्थीरिया में थ्रोट के अंदर आपका ये थ्रोट का इन्फेक्शन है। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो थ्रोट में आपका ग्रेइश एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में
और उसी के साथ साथ में स्वॉलो में बहुत प्रॉब्लम आती है। स्वॉलो करना मतलब किसी भी चीज़ को, फूड को, वाटर को इनटेक करना, ठीक है। तो ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग में इसका सिम्टम क्या दिखाई देता है, स्टार्टिंग में आपकी जो थ्रॉट है बस उसके अंदर आपको थोड़ा सा पेन या फिर स्वेलिंग फील होती है और उसके साथ में एक माइल्ड फीवर होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है, ठीक है, जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रहता है, जब इसकी और प्रोग्रेस होती है, तब उसके बाद क्या होता है, आपका मेम्ब्रेनस सब्सटेंस आपका थ्रॉट में जमा हो जाता है। और वो मेम्ब्रेनस सब्सटेंस क्या होता है, थिक होता है, ग्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थ्रॉट में जब डॉक्टर्स उसको देखते हैं तो वो टॉर्च डाल के आपका माउथ के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया में बेसिकली ये होता है। डिप्थीरिया में अब इसके लिए इसको प्रिवेंट किया जा सकता है किसी भी वैक्सीन से, किसी भी वैक्सीन के थ्रू या फिर इम्यूनाइजेशन के थ्रू। हमने देखा था कि क्या था, वायरल डिजीज़ को तो प्रिवेंट करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। बट ये इसकी ट्रीटमेंट में हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और एंटीटॉक्सिन्स दे सकते हैं। एंटीटॉक्सिन्स हम पर्टिकुलरली उस केस में देंगे जब आपकी वैक्सीन की वजह से कोई भी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में यहाँ पर कॉज हो रही है, तो उसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पर एंटीटॉक्सिन दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। एंटीबायोटिक्स में क्या आता है, बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने वाली को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये तो आपकी ट्रीटमेंट हो गई इफ़ अगर आपको ये बैक्टीरिया लग जाता है या फिर ये डिजीज़ हो जाती है तो, ठीक है। बट अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसमें आप ये वैक्सीन दे सकते हो। वैक्सीन का नाम क्या है, DT, DTP और DTAP। दैट मीन्स ये है आपका डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया और ये टिटनस। और ऐसे ही ये डिप्थीरिया, टिटनस, ये पर्ट्यूएसिस। पर्ट्यूएसिस क्या होती है, एक वूपिंग कफ होती है, लाइक खांसी कफ की तरह होती है, जिसमें आपका वूप का साउंड आता है, मतलब बहुत आवाज़ वाली खांसी होती है वो, ठीक है। और ये क्या है, डिप्थीरिया, टिटनस, एसेल्युलर पर्ट्यूएसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली, ये वाला जो वैक्सीन है आपका, ये आपको 3 डिजीज से यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज डिप्थीरिया, टिटनस और आपका पर्ट्यूएसिस, ठीक है। एसेल्युलर पर्ट्यूएसिस की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर पूरा डायरेक्टली पर्ट्यूएसिस की बात हो रही है। डिप्थीरिया अगर क्योर नहीं होता है टाइम पे तो ये आपका फैटल भी हो सकता है। फैटल मीन्स जानलेवा, ठीक है, आपकी डेथ भी यहाँ पर कॉज कर सकता है अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ है तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली इसके सिम्टम की बात करते हैं। अगर डिप्थीरिया हो गया है तो एक बार तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या होती है, आपको माइल्ड फीवर होती है और सोर थ्रोट फील होती है। और इसके साथ साथ में ही यहाँ पर आपको टैकीकार्डिया फील हो सकता है। टैकीकार्डिया मीन्स आपकी जो पल्स रेट है, ठीक है, पल्स रेट वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। एक तो आपका टर्म आता है ब्रेडिकार्डिया, एक टर्म आता है टैकीकार्डिया। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, जो आपका ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, आपकी पल्स रेट जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसमें टैकीकार्डिया में क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस चीज़ में अगर कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बी मीन्स एक तो आपका टैकीकार्डिया है, ठीक है, एक आपका ब्रेडिकार्डिया है, जिसमें ऐसे बोल सकते हैं हम, बी को हमने बॉटम मान लिया, टी को हमने टॉप मान लिया, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ टॉप पे है, मतलब टॉप यहाँ पे साइन क्या है, ये इंक्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी पल्स रेट बढ़ रही है, और बॉटम है मतलब आपका पल्स रेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको कोलॉजी में भी स्टडी करने को बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इसका एक कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टैकीकार्डिया कॉज होगा, जिसके अंदर आपकी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है आपको यहाँ पर, फीवर, ठीक है। ट्रीटमेंट की हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ट्रीटमेंट में आप इसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हो और एंटीटॉक्सिन दे सकते हो, बट एंटीटॉक्सिन सिर्फ उस केस में दोगे जब आपकी वैक्सीन अगर कोई भी टॉक्सिन प्रोडक्ट को आपकी बॉडी के अंदर रिलीज कर रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हम और क्या कह सकते हैं, पर्ट्यूएसिस। पर्ट्यूएसिस इसका एक और नाम है, ठीक है। वूपिंग कफ में बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी कहा था आपको, एक वूप का साउंड आता है जब कोई भी पर्सन जिसको वूपिंग कफ हुआ है, मतलब ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है तो कफ वगैरह होना ऑब्वियस है, तो उसमें जब कफ हो रही है तो एक तो कफ आपकी ड्राई कफ होती है, ठीक है, एक कफ में आपका स्पूटम निकलता है, और इसके अंदर क्या है, आपकी जो कफ हो रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वूप की साउंड आएगी, ऐसा लगेगा कि वो आवाज़ गूंज रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूएसिस। ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है।
वूपिंग कफ भी आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दैट मीन्स उसको हम एंटीबायोटिक्स दे करके यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके सिम्टम में हम बात करते हैं। सिम्टम में आपके क्या आता है, स्लाइटली यहाँ पर फीवर हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, रनी नोज हो सकता है और ड्राई कफ हो सकता है। ठीक है, कफ तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है यहाँ पर आपका कफ। ठीक है, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर पैराऑक्सिज्म और एपिटैक्सिस भी हो सकता है। पैराऑक्सिज्म क्या है यहाँ पर, पैराऑक्सिज्म मीन्स आपकी जो कफ हो रही है उसका सडन अटैक आना। ठीक है, सडन अटैक ऑफ कफ, और ये यूजुअली कब होता है, एट नाइट टाइम। अगर किसी पर्सन को वूपिंग कफ है तो क्या होगा, उसको कफ होगी, और वो कफ यूजुअली कब होती है, नाइट टाइम पे होती है। और इसका बेसिकली एक अटैक आ रहा है कि मतलब कॉन्स्टेंटली आपको कंटिन्यूअस 1 या 2 मिनट की वहाँ पर कफ होगी, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं, पेरिऑक्सिज्म कहते हैं। अब ये जो आपका पेरिऑक्सिज्म चल रहा है, एक साथ आपको कफ की अटैक आ गई है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी कफ में यहाँ पर ब्लड भी आ सकता है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, पैराऑक्सिज्म कहते हैं। और उसी के बाद क्या है, एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस मीन्स आपका नेजल में ब्लीड होना, नेजल ब्लीड को हम एपिटैक्सिस कह सकते हैं। मतलब वूपिंग कफ में आपका कफ के साथ साथ में अगर ये चीज़ सीवियर हो जाती है तो एपिटैक्सिस का भी अटैक आ सकता है, दैट मीन्स नोज ब्लीडिंग का चांसेस भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम इसको क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, और हमने वैक्सीन की बात की थी, दैट मीन्स इसको अगर हमें प्रिवेंट करवाना है तो हमने यहीं पर अभी डिस्कस किया था कौन सी वैक्सीन आप यहाँ पर दे सकते हो, DTP या फिर DTAP, दैट मीन्स डिप्थीरिया, टिटनस और ये पर्टुएसिस। पर्टुएसिस इस वैक्सीन में, इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा, दैट मीन्स वूपिंग कफ को प्रिवेंट करने के लिए आपको वैक्सीन यहाँ पर दिया जाता है, जो कि बच्चों को, इन्फेंट्स को उनकी बहुत कम एज में ही ये वैक्सीन सारी दे दी जाती है, ताकि रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन फ्यूचर में जाकर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज इज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है। जैसे आपका ये ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग है। ठीक है, ये आपकी जो ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसका पर्टिकुलर ये इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन कौन सा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आपकी ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक थिन लाइनिंग होती है, बेसिकली उसके सराउंडिंग पे उसका एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है यहाँ पर, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर डिजीज को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट आता है। कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, नेइसेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया ये डिजीज को कॉज कर रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नेइसेरिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मीन्स जो भी ये मेम्ब्रेन है उसकी स्वेलिंग की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी IP क्या है, IP मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, दैट मीन्स एक्सपोजर से लेकर के सिम्टम आने तक का जो भी टाइम पीरियड है वो क्या होता है आपका IP, दैट मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि यहाँ पर कितना है, 3 to 4 डेज है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, इस डिजीज में आपको रेड, पर्पल, ये पिन प्रिक रैशेज हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर रेडिश और पर्पल कलर के कुछ रैश यहाँ पर आपको ऑब्जर्व कर सकते हो आपका। ठीक है, और क्या है, मेंटल स्टेट को ही थोड़ा सा ऑल्टर कर देगा, क्योंकि ऑब्वियस है ब्रेन की किसी सराउंडिंग के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो कि आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट यहाँ पर थोड़ी सी ऑल्टर हो सकती है, दैट मीन्स आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, या फिर कॉमा भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके साथ साथ में रेस्पिरेटरी इलनेस होने के भी चांसेस होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिजीज कौन सी क्लास में आती है, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की क्लास में आती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करना तो इसके लिए मैंडेटरी है। रेस्पिरेटरी इलनेस में यहाँ पर आपके क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका कॉमन कोल्ड है, ठीक है, कफ, रनी नोज, स्नीजिंग, हेडेक, ये जितने भी आपके रेस्पिरेटरी इलनेस के सिम्टम्स यहाँ पर थे वो सारे रेस्पिरेटरी इलनेस के सिम्टम इस पर्टिकुलर डिजीज में भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज आपके पास आती है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मींस रेस्पिरेशन ट्रैक्ट का या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इन्फेक्शन है जो कि एक्यूट है। एक्यूट मींस थोड़ा कम टाइम पीरियड के लिए। एक्यूट और क्रोनिक आपकी 2 टर्म्स होती है, एक्यूट और
क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट मीन्स कि ठीक है एक बार आपको वो डिजीज़ हुई, बट अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्योरेबल होगी, ट्रीटेबल होगी। बट क्रोनिक के केस में क्या होता है, अगर एक बार वो डिजीज़ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, दैट मीन्स ईयर्स तक जा सकती है। वो डिजीज़ क्या होती है, आपकी क्रोनिक होती है। जैसे कि आपका है हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर का जो भी कंप्लेंट होता है वो कह सकते हैं, आपका डायबिटीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है अगर एक बार पेशेंट को ये हो जाती है तो लाइफ टाइम इनका मेडिकेशन चलता है, राइट। तो ये डिजीज़ क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती है। और जो डिजीज़ क्योरेबल होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, उसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होता है, किसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, आपकी जो भी ब्रीदिंग है, ठीक है, ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये डायरेक्टली इफेक्ट डालती है, जिसमें आपका जो ब्रीद नॉर्मली आप कर पा रहे हो वो यहाँ पर नहीं कर पाते, उसमें डिफ़िकल्टी आप फील करते हो, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो भी आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये क्या कर सकता है, अपर आरएस और लोअर आरएस। अब ये आरएस क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस भी कह सकते हैं। हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होके पूरा आपका वोकल कॉर्ड तक जाता है, ठीक है, और ये वोकल कॉर्ड से स्टार्ट होके पूरा आपका लंग्स तक जाता है। तो लोअर और अपर दोनों के अलग अलग यहाँ पर ये सिम्टम कॉज कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये यूआरएस, दैट मीन्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूआरएस में क्या आ सकता है यहाँ पर, एक्यूट फेरेंजिटिस। एक्यूट फेरेंजिटिस मीन्स आप यहाँ पे देखो ये फेरिंग्स है, ठीक है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। तो इस फेरिंग्स में स्वेलिंग होना या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट में फेरिंग्स में आपका इन्फेक्शन होना क्या होगा, यूआरएस का यहाँ पर एक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्यूट फेरिंजिटिस। दूसरा है आपका एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और एक्यूट मैंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा जिसको आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ में कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। अब लोअर की बात करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, ब्रोंकियोटाइटिस और निमोनिया। क्या है, आपने देखा था अभी लंग्स में, ठीक है, ये क्या है, वोकल कॉर्ड से लंग्स तक जा रहा था। अब लंग्स तक अगर वो चीज़ जा रही है वोकल कॉर्ड से, तो क्या होती है, आपकी ये चीज़ यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो जाती है, फिर आपके यहाँ पर लंग्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है और ये भी आपके यहाँ पे फर्दर ऐसे डिवाइडेड होते हैं। तो इन पार्ट का पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या होगा, आपका ब्रोंकाइटिस होगा, ठीक है, मतलब ब्रोंक्यूल्स है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका ब्रोंक्यूल्स होता है, इसका इन्फेक्शन या फिर इसकी स्वेलिंग क्या होगी, ब्रोंकाइटिस होगी, ठीक है। इसमें फर्दर सिम्टम की बात करते हैं, तो सिम्टम यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर होंगी तो दोनों के सिम्टम डिफरेंट होंगे, ठीक है, और डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसमें कॉमन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकती है, बॉडी एक, फटीग, फटीग क्या होती है, टायर्डनेस, है ना, फिर आपका फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर रेज होना, फिर आपकी कंजेशन हो सकती है। कंजेशन यहाँ पर नेजल की या फिर साइनस की भी हो सकती है। साइनस क्या होता है, मैंने बताया था, साइनस जब आप नोज़ के ऊपर देखते हो, यहाँ पर ये एक जो पार्ट है, हॉलो पार्ट होता है, वो आपका साइनस पार्ट होता है, ठीक है। आपका रनी नोज यहाँ पर हो सकता है, दूसरा कफ हो सकता है, ब्रीदिंग करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, ठीक है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक टाइम पे कॉन्शियसनेस को भी लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, ये भी आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया आपका ये कॉज कर रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हाईली कंटेजियस डिजीज होती है। ये किसकी, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके लंग्स को, ठीक है, लंग्स में जाके डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जिसके अंदर आपके जो मेजर सिम्टम आ सकते हैं, जिसमें क्या होगा, इनिशियल लेवल पे क्या होती है, ये डिजीज सिम्टम लेस होती है, कोई भी सिम्टम यहाँ पर अपीयर नहीं होता। बट कुछ टाइम के बाद में जब ये डिजीज प्रोग्रेस होती है, तब क्या होता है, इसके अंदर कफ आ सकता है, और जब ये कफ भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो यहाँ पर ब्लड टिंक्ड कफ आती है। ब्लड टिंक मतलब आपके कफ के अंदर थोड़ा सा आपको ब्लड यहाँ पर विजिबल हो सकता है, और उसके बाद में इसका सिम्टम होता है मेलियस। मेलियस मीन्स थोड़ा आपको मतलब नॉट फीलिंग गुड या फिर फीलिंग इल जैसी फीलिंग जो होती है वो यहाँ पर मेलियस होती है, ठीक है। सिम्टम में आपका मेलियस आ सकता है। नेक्स्ट आपका एनोरेक्सिया आ सकता है। एनोरेक्सिया में बेसिकली क्या होता है, वेट लॉस, या फिर बेसिकली अगर हम बात करें तो वेट इंक्रीज होने का एक फियर हो जाता है कि
मतलब ज़्यादा अगर हमने फूड इनटेक कर लिया तो हम मोटे हो जाएंगे, हम फैट हो जाएंगे, वेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कोई इलनेस को यहाँ पर एनोरेक्सिया कहा गया है। और क्या होता है यहाँ पर, वेट लॉस हो सकता है, फटीग आप फील कर सकते हो, और उसी के साथ साथ में और इसके अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या होगा, सीवियर एक तो आपका कफ है, ठीक है, कफ है, फीवर है, ये दो सिम्टम तो टीबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग चिल्स या फिर नाइट स्वेट्स हो सकती है, मतलब किसी रात को तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है और किसी रात में आपके स्वेट्स भी आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस रात को पसीना आ सकता है। तो ऐसा कुछ ऑल्टरिंग चिल्स और नाइट स्वेट का भी एक सिम्टम है यहाँ पर टीबी का, ठीक है। अब टीबी है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसको हम किससे ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, एंटीबायोटिक से, ठीक है, एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो वहाँ पर हॉस्पिटल केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिजीज़ आती है इबोला। इबोला एक डिजीज़ है जो कि क्या करती है, बहुत रेयर डिजीज़ है, वैसे तो यूजुअली नहीं होता, बट इफ़ अगर हो गया है तो बहुत सीरियस डिजीज़ भी है और इवन फैटल भी हो सकती है, फैटल इलनेस हो सकती है, दैट मीन्स डेथ कॉजिंग भी हो सकती है, इतनी ज़्यादा ये सीरियस है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो भी इसको कॉज करता है, उस वायरस का नाम क्या है, इबोला वायरस। अब ये जो कॉज कर रहा है उसका नाम क्या है, वायरस। तो दैट मीन्स ये जो डिजीज़ है वो है आपकी वायरल डिजीज़, ठीक है। और वायरल डिजीज़ की थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एंटीवायरल वगैरह देते हैं तो वो इतना जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके बहुत जल्दी रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो इसका, इस पर्टिकुलर डिजीज़ का आईपी दैट मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 21 डेज तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, एक्सपोजर से लेकर सिम्टम आने तक का जो भी टाइम पीरियड है वो, ठीक है। फिर क्या है इसके अंदर, ये बेसिकली जल्दी से स्प्रेड नहीं हो सकती, जब तक इस डिजीज़ का अगर सिम्टम नहीं आया है तब तक ये स्प्रेड होने के चांसेस इसके लीस्ट होते हैं। ये आपका फैलेगा तभी जब इसके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और ये किस तरीके से फैल सकता है, जो भी आपका बॉडीली फ्लूइड्स है, बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में अगर कोई आता है तो यहाँ पर वो चीज़ फैल सकती है, दैट मीन्स सिमिलर आपका इंजेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर इसके सिम्टम में आते हैं आपके पास फीवर, हेडेक, मसल पेन हो सकती है, चिल हो सकती है, ठीक है, चिल्स दैट मीन्स शिवरिंग वाली फीलिंग यहाँ पर हो सकती है। ये आपका इनिशियल लेवल पे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ये अगर सीरियस हो जाते हैं तो क्या होती है, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्लीडिंग यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी तो वो आपको विजिबल होगी, बट अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है तो उसकी वजह से क्या कॉज होगा, आपका वोमिटिंग कॉज होगा, या फिर कफ का, जो आपकी कफ हो रही है वो यहाँ पर कॉज हो सकती है। और दोनों में ही आपका यहाँ पर ब्लड टिंग्ड हो सकता है, दैट मीन्स आपकी वॉमिटिंग में भी यहाँ पर ब्लड विजिबल हो सकता है, ठीक है। इस सीवियर केस में हॉस्पिटल केयर का रिक्वायरमेंट होता है, हॉस्पिटल के अंडर में ही अब ये ट्रीट हो सकता है इस लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एंटीवायरल हम दे सकते हैं, ओके। तो ये कुछ डिजीजेस थी आपकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की डिजीज, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आता है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है रेस्पिरेटरी इलनेस को यहाँ पर ट्रीट करने का। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस जो भी है उसको ट्रीट करने का या फिर उसको प्रिवेंट करने का। रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहला रोल फार्मासिस्ट का हो सकता है कि अगर कोई भी पॉसिबल है तो वैसे कैंप्स या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ लोगों को लगा सकता है, कैंप ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है फार्मासिस्ट, जहाँ पर लोगों को वो रेस्पिरेटरी इलनेस के बारे में क्या करे, अवेयर करे और उस पर्टिकुलर चीज़ की उनको नॉलेज दे, ठीक है। लोगों को यहाँ पर उस चीज़ के लिए, रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए क्या करे, अवेयर करे और उनको यहाँ पर नॉलेज दे, और उसी के साथ साथ में उनको सैनिटाइजेशन की भी नॉलेज दे। सैनिटाइजेशन क्या होता है आपको पता है, बार बार हैंड वॉश करना, एक इक्वल डिस्टेंस बनाकर रखना, जो भी हमने कोविड में जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे वो सारे प्रोटोकॉल्स आप रेस्पिरेटरी इलनेस को रिमूव करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ में फार्मासिस्ट की एक ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, इन सब की एक नॉलेज दे, इसके बारे में उनको अवेयर करे, ताकि जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि रुक सकती है सिर्फ लोगों की अवेयर होने से, तो वो चीज़ यहाँ पर रुक पाए, ठीक है। तो एक रोल ऑफ फार्मासिस्ट में आपको बस कुछ 4-5 पॉइंट लिखने होंगे जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके पहले जो भी हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी इलनेस को, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी डिजीज थी उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके बाद आपके इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शंस आते हैं, उनको हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।